ये जो एक पैराग्राफ है ना, यहां से एक क्वेश्चन बनता होता है। डेप्रिसिएशन, चार्ज एंड पीरियड। डेप्रिसिएशन जो हम हर साल की फाइंड करते हैं वो किसको चार्ज कर देते होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। हर साल की डेप्रिसिएशन जो आएगी, एक तो अपने एक्सपेंस में जाती है और दूसरे अपने एसेट में से माइनस होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस in the statement of comprehensive income each year over the life of that asset. Even यहां पर इंपॉर्टेंट है, even if the asset is idle and not being used। सवाल क्या है कि चाहे एसेट इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल नहीं हो रहा, डेप्रिसिएशन आ रही हो। एक केस आगे जो आज हमने पढ़ना है कि वो कहते हैं however अंडर यूजेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी मैं आपको पढ़ाता भी हूं, सम ऑफ डिजिट्स द डेप्रिसिएशन चार्ज कैन बी जीरो व्हाइल देयर इज नो प्रोडक्शन। इसमें उसने ये नहीं लिखा कि डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, उसने कहा डेप्रिसिएशन जीरो आएगी अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो। अब दोबारा सुने, अगर मेथड है स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, चाहे प्रोडक्शन हो रही है चाहे प्रोडक्शन नहीं हो रही, अगर एसेट्स अवेलेबल है तो वो डेप्रिशिएट होता रहे, चाहे वो आइडल पड़ा हुआ है इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर प्रोडक्शन मेथड है, अब प्रोडक्शन मेथड का भी अब फार्मूला पढ़ेंगे तो उसके साथ मैं आपको फिर उसमें बताऊंगा कि प्रोडक्शन मेथड में जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है उसमें एक मल्टीप्लाई होता है जितने यूनिट बनाए, और अगर आपने बनाए ही नहीं तो फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन जीरो आ जाएगी। डेप्रिसिएशन जीरो आ जाएगी। कब डेप्रिसिएशन जीरो आती है? अगर प्रोडक्शन मेथड हो और आपकी प्रोडक्शन जीरो। और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, चाहे प्रोडक्शन जीरो भी हो फिर भी डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि वो टाइम पर बेस कर रही। हमने ये सीख लिया था कि डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब करते हैं? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो। रेडी फॉर यूज या अवेलेबल फॉर यूज एक ही बात है। इसमें ये देखो ना, लिख दिया है, वो कहता है यूजेज मेथड, आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ यूनिट्स, डिजिट्स नहीं, सम ऑफ यूनिट्स। आपका जो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या सम ऑफ डिजिट्स मेथड है, उसमें चाहे प्रोडक्शन हुई है या नहीं हुई, क्योंकि वो टाइम पर बेस कर रहे हैं, सालों का सम। अब यहां पर एक और बात है, वो कहता है कि आपके पास अवेलेबल फॉर यूज एक डेट की बात हो रही है, अवेलेबल फॉर यूज और एक्चुअल यूज दोनों में फर्क है या नहीं? अवेलेबल है और एक्चुअल इस्तेमाल, और एक्चुअल इस्तेमाल होता है कि आपने प्रोडक्शन शुरू कर दी। कमर्शियल प्रोडक्शन ये नॉर्मली सेम डेट होती है कि जैसे ही काबिल इस्तेमाल हुआ इस्तेमाल करना शुरू हो। बट अवेलेबल फॉर यूज, एक्चुअल यूज से मे बी अर्लियर, मे बी अर्लियर, मतलब अवेलेबल फॉर यूज एक्चुअल यूज से पहले डेट हो सकती है। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन एक्चुअल इस्तेमाल करने से पहले डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है अवेलेबल फॉर यूज से। अब यहां पर वो यही बात वो लिखता है, कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज फ्रॉम द डेट एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, दिस मे बी अर्लियर देन द डेट इट इज एक्चुअली ब्रॉट इनटू यूज। अब पेपर में सवाल ये आ सकता है कि क्या जो अवेलेबल फॉर यूज है, जो डेप्रिसिएशन है, जब हम एसेट को एक्चुअल में इस्तेमाल करना शुरू करें उससे पहले डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि एसेट डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होती है? अवेलेबल फॉर। डेप्रिसिएशन एंड कब करते हैं? डिस्पोजल पे, जब एसेट बेच दो, ये हमने पढ़ लिया हुआ है, या एसेट डी रिकॉग्नाइज कर दे। डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है एसेट को अब बेनिफिट आना बंद हो गया है, तो अब वो एसेट आपका नहीं है।
तो जब एसिड का बेनिफिट बंद हो जाए तो उसको डी रिकॉग्नाइज बोलते हैं। तो डी रिकॉग्नाइज कर दो या डिस्पोज कर दो, दोनों केसेस में डेप्रिसिएशन लेना बंद कर दो। ठीक होगी बात। तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आ गया थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन, क्योंकि हमने 3 मेथड पढ़ लिए। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड और सम ऑफ। और आप लोगों ने बार बार जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वही करके फिर आपने अपने एमसीक्यूज हल करने हैं। आपके सारे एमसीक्यूज हल हो जाएंगे, कोई एक भी नहीं, रुकना ही नहीं है आप लोगों ने। अभी हमारा क्योंकि रहता था थोड़ा सा, तो इस वजह से अभी आप आज कंप्लीट करेंगे। तो आप चाहे एडिशनल क्वेश्चन करोगे चाहे सिंपल क्वेश्चन करोगे, ये सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। अब आज है नेक्स्ट, आज मेथड करना है यूजेज मेथड। या इसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड। अगर तो वो आपसे सिर्फ रेट पूछता है कि इसका रेट का फार्मूला क्या बनेगा, तो अगर इसके मेथड के अंदर इसका रेट, क्योंकि सब में रेट का फार्मूला आ रहा है, तो इसका फार्मूला बनेगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन या टोटल आर्स। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पर यूनिट डेप्रिसिएशन आएगी या पर आर डेप्रिसिएशन आएगी। तो प्रोडक्शन पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट बोलेंगे, और नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड करेंगे तो पर आवर्स बोलेंगे। ये रेट फाइंड करने का फार्मूला। डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या आएगा? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन। रेट मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन। एनुअल प्रोडक्शन की क्या मुराद है? उस साल कितनी प्रोडक्शन हुई, तो एनुअल प्रोडक्शन या एनुअल आवर्स। या डेप्रिसिएशन का फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन। तो एक ही चीज है ना, ये रेट का फार्मूला साथ लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन लिख दो, डेप्रिसिएशन, या पहले रेट अलग फाइंड कर लो और उसको एनुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका मतलब सुन लें, बल्कि क्वेश्चन ही डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन होते ही सवाल खत्म हो जाएगा इसका। क्वेश्चन सपोज आ जाता है, आपके पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट 6 लाख है, एक एसेट है जिसकी कॉस्ट 6 लाख है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 1,40,000 कर लेते हैं। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं उसकी 5 लाख यूनिट्स है। इसका मतलब क्या है कि वो 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। ये 500,000 आवर्स भी आ सकते हैं। अब वो कहता है कि आप डेप्रिसिएशन फाइंड करके दे दें। पहले साल की जो प्रोडक्शन हुई वो 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। दूसरे साल की जो प्रोडक्शन हुई वो 150,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए। तीसरे साल जो प्रोडक्शन हुई
वो 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो गया, और वो हमसे अगर पूछे कि मुझे हर साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय जिस साल की डेप्रिसिएशन चाहिए वो साल के यूनिट से मल्टीप्लाई कर। टोटल कैपेसिटी टोटल प्रोडक्शन एक ही बात है ना। टोटल कैपेसिटी का मतलब है कि वो इतना ही प्रोड्यूस कर सकती है। अब अगर आप लोगों को पहले साल की डेप्रिसिएशन चाहिए और अगर आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन फाइंड करना चाहते हो कि रेट पहले फाइंड ना करें, तो फार्मूला क्या आ गया? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी या टोटल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है? 6 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। ये आपके पास जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर सिर्फ इतने का, एक यूनिट की डेप्रिसिएशन क्या आएगा? पर यूनिट डेप्रिसिएशन, और जितने यूनिट बनाए उससे मल्टीप्लाई करते हुए जिस साल की डेप्रिसिएशन आपको चाहिए उस साल के यूनिट से मल्टीप्लाई कर। पहले साल चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 80,000 कितना? 7600। एक मिनट, 6 लाख माइनस 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80,000 कितना? ओके होगी बात। अब जब हम रेट लिखेंगे तब तो 92% नहीं, वो पर यूनिट लिखते हैं, परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, पर यूनिट लिखेंगे। अब ईयर 2 की डेप्रिसिएशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? सेम फार्मूला, 6 लाख माइनस 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 150,000 कितना आ जाएगा? 138,000। अगर वो कैरिंग अमाउंट पूछेगा तो अच्छा, कैरिंग अमाउंट का क्या तरीका होगा वो भी देख रहे। कैरिंग अमाउंट में हम देखेंगे किस साल की कैरिंग अमाउंट चाहिए। अगर पहले साल चाहिए तो उस 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और अगर 2 साल बाद चाहिए तो पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन ले, फिर कॉस्ट में से उन 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर। वो जो यूनिट आपने हर साल के, आप ऐसा भी कर सकते हो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठी भी फाइंड हो सकती है। 80,000 और 1,50,000 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दें, 2 सालों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 3 सालों की यूनिट प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आपको हर साल की अलग डेप्रिसिएशन चाहिए, बट कैरिंग अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिर जब अक्यूमुलेटेड चाहिए तो तीनों जितने सालों की वो कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है वो डेप्रिसिएशन प्लस करके माइनस। हर दफा कॉस्ट भी होगी, मतलब वो हर दफा कॉस्ट, हर दफा कॉस्ट पे। ठीक होगी बात? तो ये प्रोडक्शन मेथड खत्म हो। अगर इधर चैप्टर नहीं खत्म हुआ, मेथड खत्म हुआ। अगर क्वेश्चन के अंदर अब आपका एसेट पूरे साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो प्रोडक्शन क्या होगी? 0। तो फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी क्या होगी? 0। वजह ये नहीं, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे क्योंकि प्रोडक्शन 0 होगी, इस वजह से उस साल डेप्रिसिएशन 0 आ जाएगी। कहते हैं आइडल ही भी हो एसेट तब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हाउएवर अंडर यूजेज मेथड या सम ऑफ यूनिट्स मेथड या प्रोडक्शन मेथड, अगर प्रोडक्शन 0 हो, निल हो, तो डेप्रिसिएशन निल आएगी, 0 आए। डन होगी बात? अच्छा, अब आपने 4 मेथड पढ़ लिए। पहले मेथड में स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होती है, और सम ऑफ डिजिट्स मेथड में भी डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होती है।
सम ऑफ डिजिट्स मेथड में भी डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस होती है, और प्रोडक्शन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का कोई पैटर्न नहीं है। प्रोडक्शन ज्यादा तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो डेप्रिसिएशन भी कम। और एक इंपॉर्टेंट बात सुन ले, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, सम ऑफ डिजिट्स मेथड हो, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फिक्स एक्सपेंस कहलाता है। आप कहेंगे सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो चेंज हो रहा है। फिक्स का मतलब चेंज होना नहीं होता, फिक्स का मतलब होता है क्वांटिटी पे बेस करना। जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या सम ऑफ डिजिट्स है, क्या उस पे यूनिट पर डिपेंड कर रही है डेप्रिसिएशन? ज्यादा यूनिट बनाए क्या ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगी? कम यूनिट बनाए क्या कम डेप्रिसिएशन आएगी? तो वो टाइम पर बेस कर रही है, और जो चीज टाइम पर बेस करती है वो फिक्स होती है, और जो एक्टिविटी पे बेस करेगी वो चेंज होती है। तो इसका मतलब है जो प्रोडक्शन मेथड की डेप्रिसिएशन होती है ना, वो वेरिएबल कहलाती है। ज्यादा यूनिट बनाओगे डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी, कम यूनिट बनाओगे सभी ठीक है। आप इतना पक्का? अच्छा, खोया खोया लग रहे हो ना। ऐसा भी होता है ना, बंदा आंखें खोली होती है, दिमाग सो हो जाता है। हाँ, जो कैरिंग अमाउंट का फार्मूला होता है ना, वो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। अब इसके जितने मर्जी सवाल करो यही है, टोटल कैपेसिटी पे डिवाइड। अब आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट, ये पेपर में आता भी है, बल्कि दो कॉन्सेप्ट, एक एडिशनल क्वेश्चन में उसने नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं, और एक कॉन्सेप्ट उसने ये पुराना कॉन्सेप्ट एक रह गया, वो ये भी पेपर में आपको आता है और एज इट इज भी आ सकता है। सम ऑफ डिजिट्स का डेप्रिसिएशन फाइंड करनी आती है जी। प्रोडक्शन मेथड का अभी कोई सवाल मिला नहीं कि जो बच्चों ने आकर बताया हो कि उसका ऐसे सवाल आया था, बस ये सवाल आया था कि किस मेथड में अगर प्रोडक्शन ना हो तो डेप्रिसिएशन मिल जाती है, वो प्रोडक्शन मेथड है। स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट भी फाइंड करना आ सकता है, कैरिंग अमाउंट भी फाइंड करनी आ सकती है, डेप्रिसिएशन भी फाइंड करनी आ सकती है, और इन क्वेश्चन में कॉस्ट भी फाइंड करनी आ सकती है कि इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करने हैं, इसके अंदर वो कौन कौन से एक्सपेंस ऐड करने हैं और कौन से उनसे इग्नोर करने हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो पेपर में ज्यादा टेस्ट किया गया है वो है चेंज इन एस्टिमेशन। ये आपका जो बुक है, स्टडी टेक्स्ट है, उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, और अगर क्वेश्चन बैंक को ऐड करेंगे तो सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है। फिर एक और कॉन्सेप्ट भी है। तो चेंज इन एस्टिमेशन, अगर आपने एसेट खरीद लिया, डेप्रिशिएट कर रहे हो, और बाद में अगर आप कोई चेंज करते हो, पहले तो आप ये बताएं ना, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं हम उसकी यूजफुल लाइफ बताते हैं। क्या बताते हैं? यूजफुल लाइफ। तो वो जो यूजफुल लाइफ है वो एक्चुअल होती है या एस्टिमेशन होता है? एस्टिमेशन होता है। फिर हम एक उसकी रेजिडुअल वैल्यू बताते हैं, वो भी एस्टिमेशन होता है। फिर हम एक उसका मेथड सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, मेथड सेलेक्ट क्यों करते हैं? कि स्ट्रेट लाइन लगाना चाहिए या रिड्यूसिंग बैलेंस? टैक्स नहीं, मेन होता है कि इस एसेट्स को हमने उससे बेनिफिट कैसे लेना। अब मैं आपको बता दूं, एक गाड़ी है, व्हीकल, अगर आपने उसको खरीदा और ऑफिस में आने जाने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसका यूज एक तरह का फिक्स हो गया, तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ट मेथड होगा। दूसरा बंदा है, उसने गाड़ी ली, उसने उसको ऊपर पे चलाना है या इन ड्राइव पे चलाना है, अब उसका यूजेज चेंज हो जाएगा, वो पे जितना ज्यादा चलाएगा गाड़ी उसकी उतनी ज्यादा यूजेज होता जाएगा, उसका बेनिफिट भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या नंबर ऑफ आवर्स मेथड पे चला जाए कि कितने घंटे सालाना गाड़ी चली है। इसी तरह से आप लोगों के पास एक प्रिंटर है, आप प्रिंटर अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हो कि कोई पेज प्रिंट निकालना पड़ जाता है, और एक बंदा है वो प्रिंटर अपना किसी कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो कहता है कि जी लोग मुझसे वो चीजें जितनी कॉपीज करवाएंगे मैं प्रिंट करके दूंगा। अब दोनों का यूज चेंज हो गया, तो डेप्रिसिएशन का मेथड भी हर बंदा अपना अपना इस्तेमाल करेगा। तो डेप्रिसिएशन का मेथड किस पे डिपेंड करता है?
कि हाउ टू यूज दैट एसेट, किस मैनर किस मेथड से वो एसेट इस्तेमाल होना है। और कल को अगर यूज चेंज होगा तो मेरा में एडॉप्शन का मेथड भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स ये पुराने मेथड्स हैं, अब तो ये इनका एक रूल खत्म हो गया है। सम ऑफ डिजिट्स बेसिकली होता है कि एक खास पैटर्न से एडॉप्शन कम होती है। एक तो रिड्यूसिंग मैथ्स मेथड में होती है ना, एक रेट के साथ, और एक अगर पैटर्न के साथ हो तो फिर वो ये एक तरह का सम ऑफ डिजिट्स और रिड्यूसिंग मैथ्स मेथड एक तरह के ही है। और अगर आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करें, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करें तो तब भी क्या माना जाएगा, चेंज इन एस्टिमेशन। और अगर आप रेट और यूजफुल लाइफ तो एक ही बात होती है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेन रेट का सवाल आपको नहीं आएगा जी, इन तीनों में से सवाल आ सकता है। वो लाइफ चेंज कर देगा, वो रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर देगा, वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर देगा। अगर इनमें से कुछ भी चेंज करे तो क्या माना जाएगा, चेंज इन एस्टिमेशन। क्या माना जाएगा, चेंज इन। वो कहे कि तीसरे साल मुझे पता चला जो लाइफ सोची हुई है वो लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। आपने सोचा, आपने गाड़ी ली, जब आपने गाड़ी ली तो आपने सोचा इसको 10 साल तक साफ सुथरा रखूंगा, बिल्कुल जबरदस्त करके रखूं। 3 साल बाद पता चला कि ये तो मजीद 2 साल ही बड़ी मुश्किल से चलेगी। इसका मतलब है आपको फिर एस्टिमेशन अपना चेंज करना पड़ेगा। वो बात की बातें हैं, अभी हम लाइफ की बात कर रहे हैं। बढ़ सकती है तो चेंज इन एस्टिमेशन में आ जाएगी। रेजिडुअल वैल्यू, आपने सोचा था गाड़ी कम कीमत पे बिकेगी, बाद में आपको लगा कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। या आपने गाड़ी की हालत खराब कर दी है तो रेजिडुअल वैल्यू कम भी हो सकती है। क्योंकि यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब कब सिलेक्ट किए जाते हैं, जब एसेट को डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, जब ये एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज होता है। ड्यूरिंग आफ्टर सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जो हमने पहले अंदाजे लगाए थे वो अंदाजे चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। तो अगर इनमें से किसी को भी चेंज करेंगे उसे क्या माना जाएगा, चेंज इन एस्टिमेशन। और उसको फिर हल कैसे करते हैं, कहता है कि अगर आपने चेंज इन एस्टिमेशन किया, अगर चेंज इन एस्टिमेशन चेंज किया, अगर प्रोडक्शन चेंज करोगे तो प्रोडक्शन भी लाइफ होती है, जो प्रोडक्शन है वो लाइफ होती है। हमने लाइफ, यूजफुल लाइफ में कहा था ना, ईयर्स और प्रोडक्शन वो दोनों लाइफ मानी जाती है। चेंज इन एस्टिमेशन एट द ईयर ऑफ चेंज, जिस साल आपने चेंज किया, पहला स्टेप, आप उस दिन कैरिंग अमाउंट फाइंड करोगे। कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ दैट ईयर, या एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। जिस साल आपने चेंज करना है काम, लाइफ चेंज करनी है, रेजिडुअल वैल्यू का प्लान है चेंज करने का, उस दिन सबसे पहले आपने क्या काम किया, कैरिंग अमाउंट फाइंड की। कब की, एट द स्टार्ट ऑफ दैट ईयर या एट द एंड ऑफ, दोनों एक ही बात लिखी हुई है, दोनों पिछले साल के एंड पे या इस साल के शुरू में कैरिंग अमाउंट फाइंड करोगे तो एक ही बात समझी जाएगी। तो आसफा, कैरिंग अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कैरिंग अमाउंट का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। पहला स्टेप कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी है। दूसरा स्टेप, जो कैरिंग अमाउंट है ना, अब उसको आप लोग मान लोगे कॉस्ट है। ये क्या मानोगे, सिर्फ मानना है, बना नहीं देते, सिर्फ कॉस्ट मान के उसको डेप्रिशिएट करो। कैसे, जो कैरिंग अमाउंट है उसको आप किसके बराबर मान लो। अब
अगर आपका मेथड है स्ट्रेट लाइन तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करोगे? कैरिंग अमाउंट, पहले क्या लिखते होते हैं हम? कॉस्ट। अब क्या लिखेंगे? क्योंकि उस कैरिंग अमाउंट को हमने अब क्या मान लिया है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज है तो नई रेजिडुअल वैल्यू, अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं है तो ओल्ड रेजिडुअल वैल्यू। बिल्कुल बताया होगा, नजूमी थोड़ी है। अगर चेंज हुई है तो नई लिखेंगे, अगर चेंज नहीं है तो पुरानी लिख देंगे। ठीक होगी बात? उसके बाद डिवाइडेड बाय, अगर लाइफ चेंज हो गई है तो न्यू लाइफ, अगर लाइफ चेंज हो गई है तो न्यू लाइफ, और अगर लाइफ चेंज नहीं हुई तो रिमेनिंग लाइफ, नॉट ओल्ड लाइफ। रिमेनिंग से क्या मुराद है? टोटल माइनस गुजरी हुई, टोटल माइनस गुजरी हुई, तो रिमेनिंग लाइफ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज इन एस्टिमेशन सिर्फ पीआरसी में ही नहीं, फॉर लाइफ अगर चेंज इन एस्टिमेशन है और मेथड है स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लो। कैरिंग अमाउंट को कॉस्ट मान के माइनस रेजिडुअल वैल्यू, चेंज हो गई है तो नई, नहीं तो पुरानी, डिवाइडेड बाय, अगर लाइफ नई बताई है तो न्यू लाइफ, पुरानी बताई है तो रिमेनिंग लाइफ। लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ, ना चेंज हो तो रिमेनिंग लाइफ। किस मेथड के तहत? स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा, अगर मेथड है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नंबर 2, रिड्यूसिंग बैलेंस, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है ये। इसकी डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? जो आपने कैरिंग अमाउंट फाइंड की है, क्योंकि पहला स्टेप क्या था? कैरिंग अमाउंट फाइंड, मल्टीप्लाइड बाय रेट। अगर रेट चेंज हो गया तो नया रेट, और अगर रेट चेंज नहीं हुआ तो पुराना रेट। रेट चेंज हो गया तो नया रेट, रेट नहीं चेंज हुआ तो पुराना रेट। सारा अवेलेबल, सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैरिंग अमाउंट फाइंड करेंगे, उस कैरिंग अमाउंट पर ही आगे फर्दर नई डेप्रिसिएशन, नया प्रोसीजर अप्लाई कर। नंबर 3, सम ऑफ डिजिट्स में ये आता नहीं, अगर प्रोडक्शन मेथड में आता है। प्रोडक्शन मेथड में क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन किस मेथड के तहत? प्रोडक्शन मेथड। कैरिंग अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कौन सी? अगर चेंज हो गया है तो नहीं चेंज हुई तो पुरानी, डिवाइडेड बाय, अभी नीचे अभी जाने लगे, डिवाइडेड बाय, क्योंकि अभी तो किसकी बात की है? अगर चेंज हो गई है तो नहीं चेंज हुई तो पुरानी, डिवाइडेड बाय। सुने, अगर उसकी कैपेसिटी चेंज हो गई है, मतलब वो आप पहले कहता था कि जनाब यूनिट बनेंगे 5 लाख, अब लग रहा है यूनिट बनेंगे 3 लाख, 6 लाख, 7 लाख, मतलब पहले वाली कैपेसिटी चेंज कर रहा है, नई कैपेसिटी बता रहा है, तो न्यू कैपेसिटी। अगर नई कैपेसिटी नहीं बताई तो फिर ओल्ड नहीं, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग कैपेसिटी। अब रिमेनिंग कैपेसिटी कैसे आएगी? टोटल यूनिट्स माइनस जितने यूनिट बन चुके हैं, और पिछले साल 80,000 बन गया, 1,20,000 बन गया, जितने साल गुजर गए हैं उनके यूनिट बने होंगे ना, वो माइनस कर देंगे, तो फिर रिमेनिंग कैपेसिटी। वही बात है रिमेनिंग लाइफ वाली। और रिमेनिंग कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा? टोटल कैपेसिटी माइनस
जो कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर चुके हैं, मतलब 10,000 यूनिट बना चुके हो, 50 बना चुके हो, वो माइनस कर दे। खत्म हो गया। अब इसके सवाल करते हैं। नहीं ख्वाब में आएगा, जिस दिन पेपर होगा ना, रात को सोओगे ख्वाब में आएगा, सुबह जाकर सब कुछ बताया होगा। तो फार्मूला लगा दे। वो लाइफ रिमेनिंग लेते हैं, न्यू या रिमेनिंग? पुराना नहीं लेते थे क्योंकि वो खत्म हो गया पुराना। अब चेंज का मतलब क्या है? आपने सब कुछ नया लेना। लाइफ लेनी है तो रिमेनिंग या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, अगर चेंज हो गई है तो नई रेजिडुअल वैल्यू, नहीं चेंज होगी तो पुरानी। अब आ जाए क्वेश्चंस के ऊपर। एक दो क्वेश्चन तो शायद अगर आप जो लोग 40-50 तक क्वेश्चन गए हैं तो उनमें उनको तो एक 41 क्वेश्चन ये नजर आया होगा, 43 आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चेंज एंड एस्टिमेशन वाले उन्होंने देखे होंगे। अब हम उन्हें उसको हल कर लेते हैं कि चेंज एंड एस्टिमेशन का मतलब क्या होगा कि अगर चेंज पहले बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, बुक वैल्यू फाइंड करके फिर आगे फर्दर अगर चेंज जो चेंज है चेंज कर देंगे, वरना रिमेनिंग और ओल्ड। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं इसके अब कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएगा। सही, जो 30 वाला MCQ है ये प्रोडक्शन वाला है जो 8 दिन वाला में। हाँ ये प्रोडक्शन। हाँ वो क्या था लेकिन चलो अब हो जाए। अब मैंने इसलिए कल कहा था कि सर चेंज एसटीआई वाला रह गया था हमारा, प्रोडक्शन मेथड और चेंज एंड एस्टिमेशन। चले जी, अब आओ जरा क्वेश्चन कुछ करते हैं जो कि आपने देखना भी है उनको कि किस तरह से डील करना है हमने इसको। पहली बात कि एक एसेट खरीदा है आपने, एसेट आपने खरीदा ₹400,000 का विद रेजिडुअल वैल्यू ₹50,000। ड्यूरिंग 3rd ईयर, और यहां पर यूजफुल लाइफ भी लिख लो, is 8 years। During 3rd year, residual value change from ₹50,000 to 80,000, but no change in useful life. Find depreciation and carrying amount of 3rd year। हाँ जी, एसेट आपने खरीदा 4 लाख का, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000, लाइफ है उसकी 8 साल। तीसरे साल आपको पता चला कि भाई जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है वो 50,000 नहीं होगी बल्कि 80,000 होगी, और लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बताओ तीसरे साल की डेप्रिसिएशन और तीसरे साल की कैरिंग अमाउंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सुने जो कि आपने ध्यान में रखनी है, जिस साल चेंज आया वो जिस दिन मर्जी आया, आपने साल के शुरू में बुक वैल्यू फाइंड कर लेनी। चाहे वो जनवरी में चेंज आया, चाहे वो मार्च में चेंज आया, चाहे वो दिसंबर में ही क्यों ना चेंज आया, जिस साल भी चेंज आया आपने बुक वैल्यू कब फाइंड करनी है? साल के शुरू की बुक वैल्यू फाइंड। ये बात याद रखनी। अब किस साल चेंज आया? इसका मतलब है हम डेप्रिसिएशन कब तक लेंगे? एट द एंड ऑफ 2nd ईयर तक।
एट द एंड ऑफ सेकंड, मतलब 2 सालों की डेप्रिसिएशन लेंगे, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन अभी नहीं लेंगे, क्योंकि साल के शुरू का मतलब है उस साल की डेप्रिसिएशन अब नहीं लेनी। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन लेने से पहले बुक वैल्यू फाइंड कर। अब पुराना स्ट्रेट लाइन मेथड है जी, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन लेकर माइनस करेंगे। हमारे पास एसेट कितने था, कितने का था? 4 लाख का ईयर 1 के अंदर। तो पहली डेप्रिसिएशन कितनी आई पहले साल की? 4 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 8, 43750। ये सबकी डेप्रिसिएशन यही आई है। कैसे फाइंड किया? 4 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 8। हाँ जी, पहले साल के बाद बुक वैल्यू क्या आ गई? 35625। फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन वो भी यही आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो बुक वैल्यू पर रेट अप्लाई करते, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट। 43750 कितना बच गया? 312500। हम कहां पर पहुंच गए इस टाइम? एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। और एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर भी यही होता है। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर एक ही बात होती है। तो आपके पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? 312 कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू कितनी आ गई? 312500। अब आपने मानना है कि ये कॉस्ट है। अब तीसरे साल की जब मैं डेप्रिसिएशन फाइंड करूंगा, तो तीसरे साल की डेप्रिसिएशन के लिए क्या फार्मूला बनेगा? कैरिंग अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, चेंज हो तो न्यू, ना चेंज हो तो डिवाइडेड बाय, वो कहता है लाइफ चेंज नहीं हुई तो डिवाइडेड बाय 8 करूं या 6 करूं? चेंज हो जाए तो नई लाइफ, ना चेंज हो तो रिमेनिंग लाइफ। तो जानबूझ के लिखेगा नो चेंज इन लाइफ, ताकि हम 6 पे कर लेंगे। रिमेनिंग कितने साल गुजर चुके हैं, तो 2 साल माइनस करेंगे। तीसरे साल पे तो हम खड़े हुए हैं, गुजरे हुए कौन से मानने हैं? पिछले। तो 6 इयर्स। तो कैरिंग अमाउंट कितनी है? 3,12,500 माइनस नई रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 80,000 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास आ जाएगी तीसरे साल की डेप्रिसिएशन 38750। और तीसरे साल की कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी बोला? 3,12,500 माइनस 38,750, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते कैरिंग अमाउंट में से, क्योंकि आप कैरिंग अमाउंट को ही कॉस्ट मानना है ना। तो उसमें से जो बाद वाली डेप्रिसिएशन है वो, या तो फिर कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पिछली अगली सारी। हाँ जी, पता चला यहां तक? एक क्वेश्चन लिखो फिर। कैरिंग अमाउंट कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 2 तरीके हैं, या तो इस कैरिंग अमाउंट में से सिर्फ ये डेप्रिसिएशन माइनस करते, या फिर टोटल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दे। आंसर सेम है। 3,12,500 माइनस 3875, जो भी जवाब होगा वो आपका। अब आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। करें सवाल जी? जी सर। आओ फिर। एसेट परचेज ₹500,000। वो इधर फोकस करो, बाद में सवाल आगे पीछे हो जाएगा आपका। विद रेजिडुअल वैल्यू ₹80,000।
यूजफुल लाइफ 8 years. During 4th year, अब ये 4th ईयर का मतलब है 4th ईयर की किसी भी डेट को। ड्यूरिंग 4th ईयर, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज, ये पेपर में सवाल भी आया हुआ है। फ्रॉम reducing balance method to straight line method, reducing balance method to straight line method. Find depreciation and carrying amount of 4th year, ये आपने करना है। Find depreciation and carrying amount of 4th year। चलो भाई मेरे, हो जाओ शुरू। और शायद इस क्वेश्चन से वास्ता भी पड़ा हो किसी को। हाँ, बाद में लड़ाई करना, अभी ये सवाल कर लो। लड़ाई का टाइम रखा करो। रेट में क्या करना, कांस्टेंट रहती है तो वो डिडक्शन भी कांस्टेंट आती रहेगी। नहीं, जैसे मर्जी कर लोगे, अगर कांस्टेंट रहेगी हर साल प्रोडक्शन एक जैसी हो रही है, डिडक्शन भी एक जैसी आएगी, अनटिल एंड अनलेस कोई चेंज नहीं आया। ये ना कुछ जो रिजर्व रखे हुए हैं ना आपने अपने दिमाग के, ना यूज करने वाली चीजें, उसको इस्तेमाल किया करो। ये चीजें खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी आप, और शक्ल भी अच्छी बना के बैठ। हाँ, इकबाल हो गया क्वेश्चन तेरा? तू क्या करने आया इधर? मुझे तो लगता था इसका भी पास है, बाद में मुझे कहता नहीं पास। मैंने कहा शायद इम्प्रूव कर रहा है। अवैस किधर है? वो मुझे लगता रात को सोता नहीं होगा, सुबह आँख नहीं खुलती। हम मुसलमान अपना जो रमजान है ना बर्बाद कर देते। हाँ शाहजेब, हो गया? शोएब, लगता है तेरे दोस्त को लंबी गाल आ गई है। उकाड़ा की कॉल थी? अच्छा, ये वक्त भी आना था। लोग मरियम से पूछ रहे हैं।
हो गया? डेप्शन कितनी आ रही है? 24005 यही है। सादिया डेप्शन कितनी है चौथे साल की? हाँ जाफर वैस वो तो मैं नहीं कर रहा। पैंतीस हजार 200 फातिमा 1 over हाँ मल्टीप्लाई बाय 100 चेक करना है 5 हाँ शहबाज आपकी मैथ एग्जाम्प्ट है आपकी एग्जाम नहीं वैस की हुई है मेडिकल है माइनस करके अप्लाई कर दिया ये डेप्रिसिएशन माइनस करने का कह रहे हैं हम बच्चे का उस पे नहीं फिर उसका 600 हाँ ईमान कितनी डेप्शन आ रही है पीछे पीछे अच्छा जरा इधर देखते हैं वापस आ जाए इतना टाइम नहीं है हमारे पास तो कुछ नहीं होता देखो आपके पास सवाल को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है बाद में स्ट्रेट लाइन अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए हमें रेट चाहिए होता है अगर रेट गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है ना गिवन हो तो एक फार्मूला है उससे फाइंड कर ले अब इसमें थोड़ा ध्यान से एक बात सुननी है पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था तो लाइफ भी पहले वाली लेंगे अगर बाद में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो लाइफ रिमेनिंग या न्यू लेते जैसे हम फार्मूला लगाएंगे ना अभी रेट का 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1 ओवर एन यहां पर n यहां पर अब हम लेंगे 8 साल क्योंकि ये स्टार्ट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था अगर बाद में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो फिर न्यू लाइफ या रिमेनिंग लाइफ लेते अब इसमें क्या करेंगे 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 80,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है 5 लाख 1 ओवर 8 कितना 20.47 नहीं या तो 20.5% बेहतर है या 20.47%। अब 20.47% हमारी आ गई डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अब हम इसको पहले डेप्रिशिएट करेंगे कितने साल तक 3 साल तक आज 5 लाख पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी माइनस करें रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0.2047 कितना 102.35 20.4 से 20.5 से करो ना फिर क्योंकि 4 के बाद 7 है
कितना आ गया? 3976 ईयर 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2047 81398 81398 316 251 252 फिर ईयर 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2047 कितना? 64736 64736 क्या वैल्यू बच गई? 2515 मेरा तो 1 पूरा है के हिसाब से। हाँ वो पॉइंट जिस तरह से आपने राउंड ऑफ किया होगा ना 0.5 या 0.47 ये दोनों ठीक रहेंगे, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 1 6 आ जाएगा ना 12 में से 6 25516। अब ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई। अब हमने इसको मान लिया ये कैरिंग अमाउंट है और कॉस्ट आ गया। अब डेप्रिसिएशन जब लेंगे हम तो 251516 माइनस अगर रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए तो नई रेजिडुअल वैल्यू वरना पुरानी रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ, ना चेंज हो तो रिमेन। क्योंकि 8 साल थी जब खरीदा था, 3 साल गुजर चुके हैं, तो अब किस पे डिवाइड करेंगे? 5 पे। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाए 34303 और आगे कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी है तो इसमें से ये माइनस करना है। बात समझ लग गई? अब चेंज इन एस्टिमेशन के सवाल हो जाएंगे सारे। प्रोडक्शन चेंज हो जाए तो उसका भी यही तरीका है। प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे? जितनी प्रोडक्शन हो चुकी है डिवाइडेड बाय रिमेनिंग प्रोडक्शन या न्यू प्रोडक्शन, रिमेनिंग प्रोडक्शन या न्यू प्रोडक्शन। अब आ जाए लास्ट, ये आपका क्वेश्चन बैंक के अंदर कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक के अंदर नहीं। क्वेश्चन बैंक के अंदर है, बुक में नहीं। कहते हैं प्लांट परचेज्ड एट 1/7/2022 whose book value at 31st December 2025 rupees 250,000. Rate of depreciation 10%, WDV method. Find cost of that plant. प्लांट परचेज किया आपने 1/7/2022 को, जिसकी बुक वैल्यू दिसंबर 2025 में 2,50,000 है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10% WDV मेथड से। और आपने बताना क्या है? कॉस्ट ऑफ दैट प्लांट। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आया? हमें कॉस्ट का नहीं पता और कॉस्ट फाइंड करनी है। अब बड़ा आसान तरीका है इसका। आपके पास अगर टोटल चीजें कितनी है भला? एक होती है कॉस्ट, एक होती है डेप्रिसिएशन, एक होती है कैरिंग अमाउंट, एक होती है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन चारों में से अगर आपको एक वैल्यू भी बता दी जाए ना तो आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। चारों में से एक वैल्यू भी बता दी जाए, अगर कॉस्ट बता दी जाए फिर तो मामला सीधा हो गया ना। आप चाहे डेप्रिसिएशन फाइंड करो चाहे कैरिंग अमाउंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर कॉस्ट ना बताई हो तो सुनिएगा जरा ध्यान से, जब मेथड जो मर्जी हो, अगर आपको कॉस्ट ना बताई हो तो आपने उसको लेट कर लेना है 100। अगर आपको कॉस्ट ना बताई हो तो क्या करना है? लेट कर लेना है 100।
क्या करना है, 100 लेट कर लेना है और उस 100 से वो वैल्यू फाइंड करनी है जो गिवन है। इस सवाल के अंदर आपको क्या गिवन है भला, कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू। आप क्या करो, सोना नहीं है अभी, टाइम भी तो हमारा काम शुरू हुआ है। 1722 को खरीदा था यस और कितने का खरीदा, 100 कुछ भी कर सकते हैं, 100 एक्स भी लेट कर सकते हैं, वो थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 100 डन। इस 100 को डेप्रिशिएट करना शुरू कर। ईयर एंड आपको बताया होगा, ईयर एंड हम मान लेते हैं हर साल 31 दिसंबर। तो आप ऐसा करो, पहला साल एंड करो 31 दिसंबर 22। रेट क्या है 10% मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90। 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन 100 की लूं या 95। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो 100 और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 10%। 9 कितना आ गया 95 माइनस 9.5 85.5। फिर 31 दिसंबर 24 मल्टीप्लाइड बाय 10% 8.55। क्या बच गया 85 माइनस कितना 76. 31 दिसंबर 25 मल्टीप्लाइड बाय 10% 7.69। कैरिंग अमाउंट क्या बच गई 69.255। अब आप देखें कि आपने 100 लेट किया। अब आपने देखना है कि ये जो अमाउंट है, जो आपको एक अमाउंट गिवन है, ये क्या चीज है। दिसंबर 2025 की कैरिंग अमाउंट है। आपने इस 100 में से ये क्या गिवन है जो 69.255 है, ये भी कैरिंग अमाउंट है दिसंबर 2025 की। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर किसी साल की डेप्रिसिएशन बताई होती तो हमने 100 लेट करके वो वाली डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली। अब आपके पास 2,50,000 क्या चीज है भला, दिसंबर 2025 की बुक वैल्यू। तो 2,50,000 को मैं डिवाइड करूंगा 69.255 पे और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फाइंड होगा कॉस्ट। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ना गिवन हो, आपने क्या करना है, उसको 100 लेट कर ले। 100 लेट करके फिर उसमें से वो वैल्यू फाइंड करनी है 100 में से जो वैल्यू हमारे पास है, मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आ गया 360985। आगे 0.7 है ना, तो 0.5 से बड़ा नंबर हो तो कॉस्ट फाइंड करनी आई। क्या करेंगे कि अगर कभी जिंदगी में कॉस्ट फाइंड करनी हो, आपको मोस्टली बुक वैल्यू बताई होती है। बुक वैल्यू बता दे या क्यूमुलेटेड एक्शन बता दे, कुछ भी बता दे, हम 100 से वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे 100 लेट करके। फिर उस वैल्यू को उस 100 वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पता है, अगर मैं इसको 85.5 पर डिवाइड मल्टीप्लाई करता तो इस डेट की बुक वैल्यू आ जाती, 8.55 से मल्टीप्लाई करता इस दिन की डेप्रिसिएशन आ जाती। तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। लास्ट क्वेश्चन और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। अब आपका एडिशनल क्वेश्चन भी सारे कर सकते हो, बट अगर आपको भूल गया है पिछला तो वो तो आपके अपना फिर मसला है। दूसरा, ये कोशिश करो, मैं ये आपको अनरियलिस्टिक अप्रोचेस नहीं दे रहा कि ये इतना ज्यादा काम नहीं होता। एफिशिएंसी से काम किया करो ताकि डेली का काम डेली हो जाए। अगर उसमें कोई मसला आए तो वो आप साथ साथ पूछ लो, क्योंकि इसके बाद जो रेगुलर टॉपिक है ना वो हमारा एक ही है, बीआरएस का। क्योंकि बाकी जो दो टॉपिक हैं वो एक जैसे हैं। एक करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक है, वो भी
एक जान जोखों वाला काम है, बट ये जो जितना हमने पढ़ लिया है, अगर मैं इसके मार्क्स वेटेज बताऊं फाइनल अकाउंट को और करेक्शन ऑफ एरर को छोड़ के, तो ये मिनिमम आपके 70 मार्क्स हैं मिनिमम, और जो बाकी है वो 30 मार्क्स है। 30 मार्क्स 24 नंबर तो सीधे सीधे उसमें के है ना, चैप्टर नंबर 10 के, वो मिनिमम 24 नंबर है, और उसको हमने बहुत अच्छा तैयार कर लेना है। उसका बस ये है कि आप लोग प्रैक्टिस अगर करोगे तो अच्छा तैयार हो, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल एक करते हैं जो आपको परेशान कर सकता है। क्वेश्चन है जनाब, हमारे पास बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है एट 31 दिसंबर 2025 की ₹150,000 which was purchased at 1/1/2022 23 कर लो। यूजफुल लाइफ है हमारे पास 6 साल कर लेते हैं। फाइंड कॉस्ट ऑफ एसेट, और मेथड है सम ऑफ डिजिट्स मेथड। सम ऑफ डिजिट्स मेथड। बुक वैल्यू आपको गिवन है 150,000, और आपने वो एसेट खरीदा कब था? 1/1/23 को। लाइफ है 6 साल। मेथड है सम ऑफ डिजिट्स। हाँ जी, कर सकते हो, करो जरा। रेजमेंट तो है ही नहीं, तो फिर 0 होती है। आप लेट कुछ भी कर सकते हैं, फिर वही है कि गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड।
हो गया? सेवन एट सेवन 5 to 5। आज का कितना आ रहा है आपका? कितना? देखो इधर। अच्छा, अगर आपको ना इसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन हो ना, तो आप चाहे तो x भी लेट कर सकते हो। ये कोशिश करनी है कि रेजिडुअल वैल्यू से अपनी कॉस्ट बड़ी लेट करना, ताकि आंसर नेगेटिव में ना जाए। नेगेटिव में चला भी जाए आंसर, फिर भी आपका आ जाएगा। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड से आंसर आपका आ जाएगा। ये कि नेगेटिव में आ जाएगा, आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। आपने लेट कर लिया, कॉस्ट कितनी थी 100। अब 100 माइनस रेजिडुअल वैल्यू तो है नहीं, सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 41। पहले साल मल्टीप्लाइड बाय 6, Yes. अगले साल 100 over 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 Yes. मल्टीप्लाइड बाय 4। ये हमारे पास आ गई 3 सालों की डेप्रिसिएशन। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 28.57. 28.57। दूसरे साल की 880 और तीसरे साल 19.047। इसको 05 कर ले। अब हमारे पास ये तीनों को प्लस करेंगे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इन तीनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये 3 सालों की डेप्रिसिएशन है। इन तीनों को प्लस करें, कितना आ गया? 28.57, 23.80, 19.05, 71.42। हमारे पास गिवन क्या है? बुक वैल्यू। 3 साल बाद की बुक वैल्यू। तो 100 में से माइनस कर दिया 71.42, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 28.58। अब गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय 150,000 क्या वैल्यू है भला? 28.58 मल्टीप्लाइड बाय 100 कॉस्ट आ जाएगी। बुक वैल्यू को बुक वैल्यू पे डिवाइड करेंगे ना, तो अगर जो वैल्यू गिवन है उसी पे डिवाइड करना। कितना आ गया आंसर? 524,842। क्या हुआ? बिल्कुल दे सकता है। लेट नहीं करना पड़े तो उसी कॉस्ट में से वो माइनस कर देंगे। हाँ जी बताएं, इसमें कोई परेशानी वाली बात है तो पूछिए। 90 पॉइंट
ये तो डेप्रिसिएशन है हर साल की, ये तो हर साल की डेप्रिसिएशन है, तो हमें तो बुक वैल्यू गिवन है ना। चले जी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। अब आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने इसको डिले किया, कल टेस्ट है ना इसका, तो आज ही इसको फाइनल करो, क्योंकि फिर अगर आप लोगों का ये लेट हो गया ना तो नए टॉपिक के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो कोई बहाना नहीं, आप लोगों ने हर हाल में आज ही इसको फाइनलाइज करना है।